नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम जो हुए हैं, 18 अगस्त के एग्ज़ाम हुए हैं, उसके टोटल 100 प्लस क्वेश्चन के एनालिसिस के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप इस वीडियो का जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पीडीएफ है बिहार पुलिस। आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन जितना भी दिए थे उसका जो है पीडीएफ इस चैनल पर अपलोड कर, जिसका सेम हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से है, जिसका नाम है फास्ट सरकारी नौकरी। इसको सर्च करिएगा, टेलीग्राम पर आ जाएगा, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर लिंक दिया हुआ रहेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस चैनल को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही कोई चार्ज नहीं लगेगा। और इस पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपने क्वेश्चन को मिला लें कि आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि हर एक ज़िला का जो है अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग क्वेश्चन आया, तो सभी क्वेश्चन को एक साथ मतलब कर उसको मैं वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा दोस्तों। आप अपना मिला लेना, आपका कौन सा क्वेश्चन आया था दोस्तों। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा पीडीएफ है, इसको मैं ऑन कर लेता हूं। इस पीडीएफ को जैसे ही ऑन करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा, आप देख पाइएगा। इसमें जैसे इसको स्क्रॉल करिएगा तो इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। 42वां संविधान संशोधन यानी कब हुआ था दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन। सबसे पहले आपको बता दें कि यह इसमें जो है आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A यानी अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था दोस्तों इसमें, और भाग जो है भाग 4 का ए जोड़ा गया था। 4 का ए कहिए या फिर 4 का क कहिए दोस्तों, इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था दोस्तों, जो कि 1976 में हुआ था। और देखिए 42वां जो जैसे ही बोलेगा तो समझ जाएगा कि 4 और +2 यानी 6 होता है, तो इसके अंत में क्या रहेगा, 6 रहेगा। और 44वां संविधान संशोधन का यानी 44वां संविधान संशोधन कहेगा दोस्तों, तो 4 और +4 यानी 8 हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें 1978 होगा। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, इसको मैंने सोल्व करने का कोशिश किया दोस्तों, और कुछ इस प्रकार से मैंने सोल्व कर पाया दोस्तों। इसमें चलिए हम बताते हैं कि हमारे जो इसमें देख पाइएगा कि आर्टिकल 4A में जो है, यह जो है मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है दोस्तों। और यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, जिसमें जब हमारा संविधान जब तैयार किया गया था उस समय तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं थे दोस्तों, क्योंकि ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। और इसमें देख पाइएगा कि हमारे जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है इसको सुझाव दिया गया था, और इसमें जो है 8 जो है मौलिक कर्तव्य को सुझाव दिया गया था दोस्तों। लेकिन वर्तमान में बात किया जाए दोस्तों, वर्तमान में बात किया जाए तो अभी जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। और 1976 में जो है ये देख पाइएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है 8 मौलिक कर्तव्य का सुझाव दिया गया, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और शिक्षा का अधिकार जो है 2002 में जोड़ा गया, जो कि 11वां नंबर जो था मौलिक कर्तव्य था दोस्तों। 11वां नंबर मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर, जिसको अभी जो है वर्तमान में इसमें पुराना में सोवियत संघ इसको बोलते थे, यूएसएसआर बोलते थे दोस्तों, और अभी वर्तमान इसको रूस बोला जाता है दोस्तों। तो रूस के संविधान से जो है यह मौलिक कर्तव्य लिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों कि बैलाडीला जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बैलाडीला जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो बैलाडीला जो है देख पाइएगा दोस्तों, यह लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए और भी कुछ फैक्ट के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बैलाडीला जो है यह कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में पड़ता है। एक पहाड़ी श्रृंखला है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला क्या है,
पहाड़ी श्रृंखला है दोस्तों। पहाड़ी यानी इंग्लिश में इसको पहाड़ी को हिल्स बोला जाता है, जो कि माउंटेन से छोटा होता है। माउंटेन यानी पर्वत से छोटा होता है। और इसमें देख पाएगा कि जो बहुत उच्च श्रेणी के हेमेटाइट जो कि आप देख पाएगा कि लोहा का ही अयस्क है और हेमेटाइट के लिए यह प्रसिद्ध है। पूछा जाएगा कि बैलाडीला जो है लोहा के किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कि बैलाडीला में पाया जाता है। हेमेटाइट कहाँ पाया जाता है दोस्तों? बैलाडीला में पाया जाता है। और यह बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। बैलाडीला कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। आगे देख पाएगा दोस्तों कि भारत देख पाएगा कि किसको किसको लौह अयस्क जो है निर्यात करता है दोस्तों, यानी एक्सपोर्ट करता है, यानी अपने कंट्री से बाहर भेजता है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला है जापान को भी देता है दोस्तों, स्लोवाकिया को भी दे रहा है और इटली को भी दे रहा है, श्रीलंका को भी दे रहा है। इन सभी देशों को इसमें एक बार फिर से देखिए, जापान को भी दे रहा है, स्लोवाकिया को भी दे रहा है, इटली को भी दे रहा है और श्रीलंका को भी दे रहा है दोस्तों। तो भारत जो है इन सभी देशों को जो है लौह अयस्क का जो है निर्यात कर रहा है दोस्तों। उड़ीसा जो है भारत का, उड़ीसा क्या है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों। बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों, बॉक्साइट, ठीक है ना। किसका अयस्क है? बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है दोस्तों? बॉक्साइट है, ठीक है। आगे देख पाएगा कि सभी जो है कोयला उत्पादक राज्यों में बात किया जाए, अगर मतलब जहाँ भी कोयला उत्पादन हो रहे हैं उस राज्यों में अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। छत्तीसगढ़ जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। इसके बाद जो है झारखंड और उड़ीसा का जो है नंबर आता है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन सा करता है राज्य? तो छत्तीसगढ़ करता है दोस्तों। और इसके बाद जो है झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र आता है दोस्तों। आगे देखिए अभ्रक जो है, देख पाए अभ्रक जो कि बिजली के लिए बिजली इलेक्ट्रिकल थिंग्स में यूज किया था दोस्तों। तो अभ्रक जो है देख पाइएगा कि बड़े पैमाने पर आंध्र प्रदेश, राजस्थान और इसमें बिहार भी शामिल है दोस्तों। अभ्रक के उत्पादन में जो है बिहार भी शामिल है दोस्तों और झारखंड राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। अभ्रक किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड, ठीक है, इन सभी राज्यों के द्वारा अभ्रक का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि उद्यमी योजना में ब्याज में छूट कितना दिया जाता है दोस्तों? ब्याज में छूट कितना दिया जाता है दोस्तों? कौन सा योजना है दोस्तों? तो उद्यमी योजना है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देख पाइएगा कि मुख्यमंत्री जो है युवा उद्यमी योजना, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसमें देख पाइएगा जो कि 2021 में आया था, के तहत नया उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें जो है अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और बाकी 5 लाख रुपए जो है ऋण यानी कर्ज के रूप में दिया जाएगा दोस्तों। यानी 5 लाख रुपया तो आपको अनुदान के रूप में सरकार दे दी, लेकिन बाकी जो बच गया 5 लाख रुपया, क्योंकि टोटल इसमें 10 लाख रुपया देना है सरकार को, तो जो 5 लाख तो अनुदान के रूप में दे दिया, लेकिन बचा हुआ 5 लाख रुपया जो है दोस्तों वो ऋण यानी कर्ज के रूप में देंगे दोस्तों और 1% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। 1%, मात्र इसमें 1% ब्याज लगेगा दोस्तों। तो यह जो है उद्यमी योजना है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया था कि छूट कितना दिया जाता है? 5 लाख तक का इसमें छूट दिया गया है दोस्तों और 5 लाख छूट अनुदान दिया गया है दोस्तों और 5 लाख पर ऋण लगा जो कि 1% ब्याज दर होंगे दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है पत्थर की मस्जिद भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है दोस्तों? पत्थर की मस्जिद जो है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक पर्यटन स्थल है दोस्तों? तो यह जो है पत्थर की मस्जिद, यह बिहार राज्य की जो है प्रसिद्ध मस्जिद है दोस्तों, जो कि पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें बात किया है कि बिहार में भी कहाँ दोस्तों? तो चलिए इसके बारे में देखिए कि पत्थर की मस्जिद जो है पटना में है। पत्थर की मस्जिद कहाँ है दोस्तों? तो पटना बिहार में स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना जो है 1621 में हुआ था। पत्थर की मस्जिद की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1621 में हुआ था। मुग़ल सम्राट जहांगीर के पुत्र परवेज़ शाह ने की थी दोस्तों। यानी पत्थर की मस्जिद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मुग़ल सम्राट जहांगीर का जो पुत्र था, यानी उनके जो बेटे थे परवेज़ शाह के द्वारा किया गया था दोस्तों। अब इसमें बात किया जाए अगला कि इसका नाम
यह इसीलिए रखा गया क्योंकि इसकी संरचना पूरी तरह से जो है पत्थरों से निर्मित है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बना है, इसका जो डिजाइनिंग हुआ है, टोटल इसमें ईंट की जगह जो है पत्थर का प्रयोग किया गया। और इसका स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो जहांगीर का जो बेटा है परवेज शाह, इसके द्वारा पत्थर की मस्जिद जो पटना में अवस्थित है, जो कि पूर्ण रूप से जो है पत्थर से बना हुआ है, यह 1621 में बनाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव, इंग्लिश में इसको बुलाता है रिलेटिव, यानी एक दूसरे से जब तुलना किया जाता है तो इसको रिलेटिव बुलाता है। मतलब इसके अपेक्षा में, यानी मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट ए है, कोई प्रोडक्ट ए है, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट 2 है, तो किसी प्रोडक्ट ए का जो तुलना 2 से किया जाएगा तो उसी को सापेक्ष कहा जाएगा दोस्तों। तो दोनों के अगर सापेक्ष अगर कहा जाएगा और तुलना कभी भी होगा दोस्तों, याद रखिएगा कि तुलना कभी भी होगा दोस्तों तो सेम चीज़ में होगा, ठीक है ना। तुलना कभी भी होगा तो सेम चीज़ में होता है। तो सेम चीज़ अगर मान के चलिए कि सापेक्ष घनत्व है तो दोनों, तो ऊपर एक न्यूमरेटर होता है, ठीक है ना, जिसको अंश बोलते हैं, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, ठीक है ना। तो नीचे अगर सेम चीज़ है तो ऊपर नीचे तो कट जाती है ना, तो इसका तो कोई इकाई नहीं होगा, ठीक है। इसको आप समझने का कोशिश करिए, इसका कोई इकाई नहीं होगा। अगर इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देख पाइएगा कि काफ़ी सारे ऑप्शन दिया गया, लेकिन किसी पर दिमाग नहीं लगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसमें निम्नलिखित में से कोई नहीं ऑप्शन होगा जिसमें नो यूनिट अगर ऑप्शन में होगा तो वो भी सही हो सकता है, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है दोस्तों। चलिए इसमें देख पाइएगा कि रिलेटिव, जिसको बुलाता है सापेक्ष, हिंदी में बुलाता है रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहा जाता है दोस्तों। तो डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस, यानी जो भी सबस्टांस दिए गए हैं उसके डेंसिटी ऊपर में होंगे, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितने हैं उसको देखना है। और इसमें देख पाए कि एज बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन द RHS ऑफ द एबव फार्मूला हैज़ द सेम, डेट इज़, आप देख पाएगा कि जो डेंसिटी का यूनिट आप देख kg मीटर पर क्यूब है, दे गेट कैंसिल, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा। आपको बताया मैंने, ऊपर में भी kg मीटर पर से मीटर क्यूब होगा, नीचे में भी, तो दोनों कट जाएगा दोस्तों, तो इसीलिए कैंसिल लिखा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसका नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देख पाएगा कि बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था दोस्तों। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा 1968 इसका सही जवाब होगा। और इसको याद करने का तरीका हो जाएगा कि 1966 में जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, जो कि एक लेडीज़ प्रधानमंत्री थी दोस्तों। तो इसको 2 साल आगे कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हमारे बिहार में जो है 2 साल के बाद यानी 1968 में जो है राष्ट्रपति शासन लग गए थे दोस्तों। और अभी तक कुल 8 बार जो है हमारे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे हैं, जो कि कुछ निम्न प्रकार से हैं। चलिए इसके बारे में बताते हैं। हमारे 1968 में अब तक बिहार में कुल देख पाइएगा कि पहली बार तो 1968 में लग गया, और कुल जो है बिहार में 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाएगा दोस्तों। और पहला 1968 है, उसके बाद 1969 है, 72 है, फिर 77 है, 1977 है, उसके बाद 1980 है, 1995 है, 1999 है और 2005 है दोस्तों, 2005 है दोस्तों। तो इस प्रकार आप देख पाएगा कि इसमें 8 बार जो है बिहार में जो है 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था दोस्तों। और इसमें देख पाएगा कि बीच में जो आप देख पाएगा कि 1969 के बाद 1 साल बीच में गैप, 3 साल बीच में गैप है, इसमें देख पाएगा। तो इसमें जो है आप देख पाएगा कि नया चुनाव इस समय हुआ था। इसमें देख पाएगा नया चुनाव होने और नई सरकार के गठन के बाद जो है 26 फरवरी 1969 को जो है राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया था दोस्तों। तो नया चुनाव हुआ, नया सरकार बन गया दोस्तों, तो राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना था दोस्तों, इसका सही जवाब होगा श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी, श्री कृष्ण सिन्हा को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना था दोस्तों। श्री कृष्ण सिन्हा जो है हमारे बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री है दोस्तों। श्री कृष्ण सिन्हा जो है हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री है दोस्तों। आप देख पाइएगा कि इन्हें जो है
श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। श्री कृष्ण सिंह को जो है, श्री कृष्ण सिन्हा को जो है श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इनके द्वारा जो कुछ काम किए गए हैं दोस्तों, इसमें देख पाएगा कि श्री कृष्ण सिंह को जो है जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री होने का श्रेय दिया जाता है। यानी इन्होंने जो है जमींदारी प्रथा जो है इसको समाप्त किया था दोस्तों। और बात किया जाए, इन्होंने बैजनाथ धाम जो है दोस्तों मंदिर देवघर में दलित प्रवेश का नेतृत्व किया दोस्तों। दलितों को जो प्रवेश को जो है इन्होंने नेतृत्व किया दोस्तों, किसमें? तो बैजनाथ धाम में किया दोस्तों। और ये जो है गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी गांधी जी का जो फॉलोअर्स एक तरह से कहिए, गांधी जी को जो है एक तरह से समझिए कि उनको उनकी विचारधारा को ये फॉलो करने वाले नेता थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा था दोस्तों। ये दरभंगा के जो एग्ज़ाम हुए, दरभंगा में जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो देख पाएगा कि भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा बैरन द्वीप, जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और बात क्या है दोस्तों, बैरन द्वीप जो है यह अंडमान निकोबार में पड़ता है दोस्तों। अंडमान में पड़ता है ये पूर्वोत्तर में इसका अंडमान पूर्वी हिस्सा में ये पड़ता है दोस्तों। इसमें देख पाएगा कि बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। और यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। और बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप के एक समूह है दोस्तों। और यह बात क्या है कि यह दक्षिण एशिया का एकमात्र जो है पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। यह जो है एक्टिव, इंग्लिश में बोलाता है सक्रिय को एक्टिव और ज्वालामुखी को वोल्केनोज। तो यह जो है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो बैरन द्वीप इसका नाम है दोस्तों। आगे देख पाएगा कि डक्कन ट्रैप भी एक ज्वालामुखी है दोस्तों। देख पाएगा कि डक्कन ट्रैप दुनिया का सबसे बड़े ज्वालामुखी प्रांतों में से एक है दोस्तों। इसमें देख पाएगा कि डक्कन ट्रैप जो है भारतीय राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है दोस्तों। डक्कन ट्रैप कहाँ पर दोस्तों? तो गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में ये पड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और बात क्या है इसमें कि 6500 फीट से अधिक समतल बेसाल्ट लावा, यानी बेसाल्ट लावा जो है कि समग्र मोटाई होती है। और यह जो है पश्चिम मध्य भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को आच्छादित करती है दोस्तों। अब उसके डक्कन ट्रैप के बाद जितना भी बच जाएगा दोस्तों, आप देख पाइएगा डक्कन ट्रैप के बाद जितना भी बच जाएगा तो उसके बाद बाकी सब कहाँ का है? तो ये अंडमान का ही, ठीक है ना। आप देख पाएगा कि 12 तंग जो द्वीप है, इसमें देख पाएगा कि यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है दोस्तों। यह दक्षिण और मध्य अंडमान के बीच में है दोस्तों। किसके बीच में? दक्षिण और मध्य अंडमान के बीच में स्थित है दोस्तों। और बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बात क्या है कि नारकोंडम द्वीप जो है, यह बात क्या है, ये सुसुप्त मतलब सुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों। इसमें बात क्या है कि इसे जो है सुप्त ज्वालामुखी नाम माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इसे जो है सुप्त ज्वालामुखी माना जाता है दोस्तों। यह जो है द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। अंडमान निकोबार कैसा राज्य है दोस्तों? तो यह जो है यूनियन टेरिटरी है, जिसको हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। और यह भी जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। क्योंकि देख पाइएगा कि हमारा जो भारत का हिस्सा है ये कुछ इस प्रकार से हमारा भारत का हिस्सा है। तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है? अरब सागर है और नीचे में हिंद महासागर है। तो इधर जितने भी पड़ रहे हैं तो इधर जो है 10 डिग्री चैनल है और यहाँ पर ही अंडमान निकोबार को यहाँ पर अलग किया था 10 डिग्री चैनल से। तो इस जगह पर जो है ये जो है बंगाल के खाड़ी में ही पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है इसमें कि यह सभी जितने भी मतलब अंडमान निकोबार में जितने भी पड़ रहे हैं तो ये सभी बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि नारकोंडम जो है सुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों। नारकोंडम क्या है? सुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों। आगे बात क्या है दोस्तों, देख पाइएगा कि कांवड़ झील, देखो एक कांवड़ भी इसको बुलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका सही होगा एक उच्चारण। कांवड़ झील जो है एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। गोखुर झील है दोस्तों, यानी गाय के खूर की तरह है दोस्तों, ठीक है ना। गाय की खूर की तरह है दोस्तों। तो बात क्या है कि जो कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में
स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार में भी बात किया है दोस्तों। तो देखिए इसका याद करने का तरीका है कांवड़, कोई लड़का कांवड़ लिया हुआ था तो बिक दिया था यानी बेगूसराय, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए इसमें देख पाएगा कि कांवड़ झील जो है इसमें देख पक्षी अभयारण्य भी है। देख पाएगा कांवड़ झील जो है पक्षी अभयारण्य और कांवड़ ताल झील के नाम से भी जाना जाता है। इसी को जो है कांवड़ ताल बोलिए या फिर कांवड़ पक्षी अभयारण्य इसको बोल सकते हैं दोस्तों। और यह जो है बिहार के बेगूसराय ज़िले में अवस्थित है दोस्तों, बेगूसराय ज़िले में अवस्थित है। अब चलिए जानते हैं कि गोखुर क्या होता है। गोखुर आपको बताएं कि गाय के खुर की तरह, इस तरीके से आप देख पाइएगा, गाय के खुर की तरह होगा दोस्तों। एक गोखुर एक अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार यानी चंदा मामा जो होते हैं उसके आधा, आप समझ पा रहे होंगे। यू आकार की है, यू आकार भी समझ पाएंगे दोस्तों। झील है जो कि एक घुमावदार नदी के किनारे स्थित होती है, यानी नदी जब लगातार बहती रहती है तो अपना मार्ग जब बदलती है तो कुछ यू आकार के पिक्चर बन जाते हैं दोस्तों, और फिर कुछ समय के बाद वहाँ से वो कट जाते हैं। तो ये यू आकार जो बन गए ये कुछ झील टाइप का बन गए, तो वही उसी प्रकार के जो है ये झील है। या फिर यहाँ पर देख पाएगा कि पक्षी अभयारण्य, ये कांवड़ ताल आप देख पाएंगे दोस्तों। तो इसमें देख पाएगा कि गोखुर झील जो है समय के साथ जो है मृदा के अपरदन और इसके निक्षेपित होने के कारण निर्मित होते हैं दोस्तों। यह जो है मृदा अपरदन का मतलब होता है सॉइल इरोजन, जिसको इंग्लिश में मिट्टी का कटाव बोला जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और इसी के कारण इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान प्रदान करता है कि राष्ट्रपति या फिर इसमें उपराष्ट्रपति भी आएंगे दोस्तों, अपनी पदावधि के दौरान भारत के किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा दोस्तों। भारत के किसी भी मतलब जब तक वो पद पर रहेंगे दोस्तों तब तक वो भारत के किसी भी न्यायालय में जो है जवाबदेही उनकी नहीं होगी। तो यह जो है 361 अनुच्छेद 361 में यह प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए दोस्तों। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जिसको राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं दोस्तों। चलिए इसमें कुछ देख पाइएगा आप कि अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जो है सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा दोस्तों। एक मंत्रिपरिषद किसके तहत होगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 74 में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा दोस्तों। चलिए आगे देख पाइएगा कि अनुच्छेद 363 में कहा गया है कि कुछ समझौता और संधियों से उत्पन्न विवादों के संबंध में अदालत का हस्तक्षेप, यानी कोई भी अगर समझौता या फिर कोई संधि करना है, ठीक है ना, यानी संधि समझौता से संबंधित कोई विवाद आ जाएगा, ठीक है, तो इसका जो है विवाद को जो है अदालत क्या इसमें हस्तक्षेप करेगा। यह जो अनुच्छेद 363 में इसका प्रावधान है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यह देख पाइएगा कि कुछ इस प्रकार से हमारे चैनल का टैग है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगते हैं वीडियो बनाने में दोस्तों और इसका PDF तैयार करने में दोस्तों। चलिए आगे देख पाइएगा कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है दोस्तों। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है दोस्तों? तो एम्पियर इसका SI मात्रक है दोस्तों। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है दोस्तों? तो एम्पियर है। और विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा जो करंट जिसको इंग्लिश में बुलाया था दोस्तों, यह जो होता है Q/T यानी चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब प्रति सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में जितना जो है चार्ज फ्लो कर जाएगा उसी को क्या कहा जाता है? करंट कहा जाता है, ठीक है। और करंट की जो होती है SI यूनिट होती है दोस्तों, यह जो होती है एम्पियर होती है दोस्तों। एम्पियर करंट का SI मात्रक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाया कि MRI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यह जो है क्लास 10th के जो है चैप्टर 2 में दिए हुए हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है M से मैग्नेटिक, R से रेजोनेंस और I से इमेजिंग, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये MRI जो है हमारे बॉडी के चेकअप के लिए होता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है, इस तरीके से MRI होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख
NRI का फुल फॉर्म क्या होता है? NRI का फुल फॉर्म क्या होता है? N से होता है नॉन, R से होता है रेसिडेंस और I से इंडियन, नॉन रेजिडेंस इंडियन, जो हमारे भारतीय ने उसके लिए प्रावधान किया जाता है इस NRI के तहत दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 3 बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की हैं दोस्तों। चलिए इसमें देख पाइएगा, इसमें देखिए 1930 के जो है नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेता में से एक थे दोस्तों। और इसमें देख पाएगा कि 1934 के बॉम्बे सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने दोस्तों। अध्यक्ष किसके बने? तो 1934 के बॉम्बे सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने केंद्र सरकार में 1946 के चुनावों के बाद जो है खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में भी काम किया है दोस्तों। 1946 के बाद की बात किया है दोस्तों, ठीक है ना। और इन्होंने किस विभाग में काम किया दोस्तों? इनका कैबिनेट क्या था दोस्तों? तो खाद्य और कृषि मंत्री ये बने थे दोस्तों, ठीक है। आगे बात किया है दोस्तों कि वे 1946 के बाद गठित संविधान सभा के जो है अध्यक्ष थे दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे बात किया 1950 में जो है संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष भी बने दोस्तों, संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष भी बने थे दोस्तों। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ विकसित किया गया? यानी छोटे छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला जो है दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ विकसित किया गया है? यानी पहला अगर बात किया जाए तो वो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में, श्री हरिकोटा में है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा बात किया है दोस्तों अभी जो है हाल ही में यह जो है तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु। और बात किया है कौन सा है? तो तूतीकोरिन इसका नाम है दोस्तों। इसमें देख पाइएगा कि तमिलनाडु के जो है तूतीकोरिन में जो है देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र शुरू किया गया दोस्तों, दूसरा अंतरिक्ष केंद्र शुरू किया गया दोस्तों। जैसे आंध्र प्रदेश वाला श्री हरिकोटा, श्री सतीश धवन श्री हरिकोटा उसका नाम है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि कुरिंजी का जो फूल होता है 12 साल में एक बार ही क्यों खिलता है? इसका कारण क्या है दोस्तों? कुरिंजी का जो फूल होते हैं दोस्तों ये 12 साल में एक बार खिलते हैं, इसका क्या कारण है दोस्तों? तो इसमें देख पाइएगा कि फूल जो है यह फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है, क्योंकि फूलों के परागण के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है दोस्तों। फूलों के परागण के लिए क्या होती है? लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। यह जो है आखिरी बार यानी पिछली बार जो है 2006 में खिला था दोस्तों। आखिरी बार कहे तो यानी पिछली बार जो है 2006 में खिला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान दिवस कब मनाया? यह दरभंगा वाले जगह पर पूछा गया था दोस्तों। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर, इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब, अब बताते हैं कि अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोला जाता है दोस्तों, कॉनकेव मिरर बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बात किया जाए जब सामान्यतः अगर बात किया जाए मतलब लगभग टाइम अगर बात की जाए इसको बात करते हैं, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर जिसको आप देखेंगे होंगे अवतल दर्पण जिसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों। तो जनरली बात किया जाता है रियल एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा इमेज बनता है, और वर्चुअल और इरेक्ट तभी बनता है। वर्चुअल यानी काल्पनिक, यानी यह जो मिरर है, ठीक है ना। तो मिरर को आगे से पुताई किया हुआ, और यहाँ पर देख पाइएगा कि यहाँ पर पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पाइएगा कि अगर इस मिरर के बाद में अगर इमेज बन रहा है, ठीक है ना, तो उस समय जो है इसमें सीधा इमेज बनेगा और वस्तु से बड़ा इमेज बनता है, ठीक है। वस्तु से बड़ा इमेज बनता है दोस्तों, और ये वर्चुअल इमेज होती है जो कि मिरर के उस पार में होते हैं, ठीक है ना। तो देख पाएगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी क्लोज टू द मिरर, यानी मिरर के बहुत ही नज़दीक में रख देंगे, यानी पोल के बाद, यानी पोल के इस तरफ रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर रख देंगे और यहाँ से इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो इमेज से भी ये ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा, और ये मिरर के उस पार में बनेगा, और
यह जो है सीधा होगा, ठीक है ना, सीधा। बाकी सभी कंडीशन में क्या होगा, उल्टा इमेज बनेगा और रियल यानी वास्तविक इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए अगले आप इसमें कुछ फैक्ट देख लीजिए कि जब कॉन्वेक्स मिरर आएंगे, कॉन्वेक्स यानी उत्तल जिसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण जैसे आएंगे दोस्तों तो एलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब हमेशा ही काल्पनिक, और इरेक्ट यानी सीधा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, ठीक है। वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में बात किया जाए, अवतल लेंस में बात किया है दोस्तों, तो लेंस में जो है सेम जो है अवतल उत्तल दर्पण की तरह अवतल लेंस में काम करेगा दोस्तों, एलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। वर्चुअल यानी काल्पनिक और इरेक्ट यानी सीधा, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस में जो है सेम अवतल दर्पण की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो दोनों में हल्का इंटरचेंज है, यानी उत्तल दर्पण यानी ये जो है कॉन्वेक्स का मतलब क्या होगा, उत्तल दर्पण रहेगा तो अवतल, उत्तल लेंस होगा तो अवतल दर्पण से इसका टोटल जो है इसका कैरेक्टर यानी इसका जो गुण जो है अवतल दर्पण से मिलेगा, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण यहाँ पर देख पाएंगे, अवतल दर्पण है और उत्तल लेंस है, तो मतलब थोड़ा सा मतलब चेंजिंग है, जो काम मतलब वहाँ पर जो है मिरर में हो रहा है वो काम यहाँ पर जो है दूसरे वाले लेंस में हो रहा है, ठीक है ना। देखिए आप एक बार इसको फिर से देखिए, आप यहाँ देखिए कॉनकेव मिरर है और यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों का कैरेक्टर देखिए क्या है, सेम है कैरेक्टर, दोनों का कैरेक्टर आप मिलाइए कि सेम है। और वैसे ही देखिए कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का देखिए क्या नेचर सेम है दोनों का। तो यही बात मैंने समझाने का उस समय से कोशिश कर रहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि ओम बिरला किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो ओम बिरला जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है दोस्तों, और यह जो है कोटा से अपना जो है चुनाव लड़ते हैं दोस्तों। इस बार भी लोकसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों, 25 सीट है लोकसभा के राजस्थान में, जिसमें आप प्रसिद्ध नाम सुने होंगे चूरू, इस तरीके से नाम कोटा नाम सुने होंगे। तो इस जगह कोटा से जो लड़े थे ये ओम बिरला, जो कि अभी वर्तमान में 18वें और 17वें लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 17वें के और 18वें वर्तमान में लोकसभा चल रही, इसके भी अध्यक्ष अभी कौन है, ओम बिरला है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में कितना होता है। प्रोकैरियोटिक में अगर बात किया जाए तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक में कितना होता है, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक, अब बात किया है दोस्तों कि राइबोसोम जो होती है, राइबोसोम का मतलब होता है प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है ना। इसका मतलब हमेशा कभी कहीं भी देखिए कि राइबोसोम लगा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रोटीन फैक्ट्री, किसमें, तो सेल में, ठीक है ना। दे आर फाउंड इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER जिसको बोला था, ठीक है। आर से समझ पाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो जाएगा और आर से क्या होगा, राइबोसोम भी हो जाएगा। तो यह जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, यानी राइबोसोम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। 80S टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक। अगर यूकैरियोटिक में पूछेगा दोस्तों तो 80S जो होता है टाइप्स ऑफ राइबोसोम इसमें पाया जाता है दोस्तों। और प्रोकैरियोटिक सेल में बात किया तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है दोस्तों। और इसी जगह पर अगर प्रतिरोधकता अगर दिया, रजिस्टिविटी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, तो उसका जो होता है ओम मीटर होता है दोस्तों। ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है, लेकिन प्रतिरोध अगर बोलेगा दोस्तों तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है दोस्तों। कौन से ज़िला को मखाना का जीआई टैग मिला है, कौन से ज़िला को मखाना का जीआई टैग मिला है, तो इसका सही जवाब होगा मिथिला मखाना को जो है जीआई टैग मिला है, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देख पाइएगा कि सिंधु सभ्यता के स्थल से स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है स्टेडियम का साक्ष्य मिला है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा धौलावीरा। इसका सही जवाब होगा धौलावीरा, जो कि गुजरात राज्य में है दोस्तों। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात राज्य में है दोस्तों, गुजरात राज्य में है धौलावीरा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि निकट दृष्टि में कौन सा लेंस यूज होता है। निकट दृष्टि में कौन सा लेंस यूज होता है, इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसका इंग्लिश में बुलाया था कॉनकेव लेंस, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस। कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। निकट दृष्टि बोलेगा, ठीक है। निकट को हम नज़दीक भी बोल सकते हैं, ठीक है, नज़दीक, ठीक है, नज़दीक बोलेंगे तो अवतल। अवतल अवतल हिंदी से मैच कर लिए अवतल, यानी 4 अक्षर का ही भी, और निकट को नज़दीक कर लिया तो नज़दीक, ठीक है। जैसे करके कर लीजिएगा और बच गया सो दूर दृष्टि के लिए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, रामसर साइट। रामसर साइट जो है नागी और नकटी किस जिला में अवस्थित है। अब यह जो है दरभंगा में पूछा गया था दोस्तों, दरभंगा जिला में पूछा गया है कि बिहार का सबसे पहला जो है, बिहार का सबसे पहला रामसर साइट, तो सबसे पहला रामसर साइट अगर पूछ दे तो वो कांवड़ झील है दोस्तों। बिहार का सबसे पहला रामसर साइट अगर पूछे तो वो कांवड़ झील है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा गया होगा, अगर कहीं पूछा गया है कि रामसर साइट नागी और नकटी किस जिला में अवस्थित है, तो नागी और नकटी जो है बिहार के जमुई जिला के झाझा में अवस्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि किंगडम को जो है 5 भागों में किसने बांटा था। किंगडम को 5 भागों में किसने बांटा था दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आर.एच. व्हिटकर। इसका सही जवाब होगा आर.एच. व्हिटकर, इसका सही जवाब होगा। इसमें देख पाइएगा कि आर.एच. व्हिटकर ने 1969 में 5 जगत का वर्गीकरण किया था दोस्तों। आर.एच. व्हिटकर जो है 1969 में जो है 5 जगत का वर्गीकरण किया था दोस्तों। इनके द्वारा वर्णित जगतों में मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है और एनिमेलिया है दोस्तों। अब इसमें बात क्या है कि इसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं दोस्तों, कि जैसे कि मोनेरा, यह केवल एक कोश की है, ठीक है ना, एक कोश की में, यानी यूनिसेलुलर में अगर बात किया दोस्तों तो एक केवल मोनेरा यूनिसेलुलर में है दोस्तों। और बाकी जितने भी देख रहे हैं, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, यह सभी जो है मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रबर की खेती के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों। रबर की खेती के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों। चलिए, रबर की खेती आपको बता दें कि मुख्यतः यह जो है नीचे वाले क्षेत्र देख पाए, कर्नाटक, केरल, इस क्षेत्र में होता है दोस्तों, क्योंकि रबर की खेती के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय वृक्ष फसल है दोस्तों, जिसका उत्पादन मुख्य रूप से औद्योगिक उपयोग के लिए वनस्पतिक दूध लेटेक्स के निर्माण के लिए किया जाता है। वनस्पति दूध जो है लेटेक्स, जिसको लेटेक्स बोला जाता है, वनस्पति दूध को लेटेक्स बोला जाता है दोस्तों, के निर्माण के लिए किया जाता है दोस्तों। और इसमें बात किया है कि रबर के पौधे को 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत कम या कोई शुष्क मौसम नहीं होता, यानी शुष्क मौसम, ड्राई मौसम नहीं होना चाहिए। जैसे कि राजस्थान में जो होता है ड्राई मौसम होता है, जिसको अरीड भी कहते हैं, अरीड या ड्राई दोनों सेम बातें हैं। एक निरंतर उच्च ताप की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट पे किस किरण का प्रयोग किया था। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस किरण का प्रयोग किया था दोस्तों। तो इसमें देख पाएगा कि अल्फ़ा किरण को जो है उन्होंने बम्बार्ड किया था दोस्तों। रदरफोर्ड ने जो है अल्फ़ा, बीटा और नाभिक की खोज किया दोस्तों। अल्फ़ा, बीटा और नाभिक की खोज किया दोस्तों। एक क्वेश्चन इसमें एक ये भी पूछा गया था दोस्तों कि न्यूक्लियन समझ पा रहे हैं ना दोस्तों। न्यूक्लियन में क्या होता है दोस्तों, तो न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके इसी को बोला जाता है न्यूक्लियन बोला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यह जो है दरभंगा वाले जगह पर पूछा गया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या बनता है, न्यूक्लियन बनता है दोस्तों, ठीक है ना। और न्यूक्लियन, अब मास नंबर भी है तो सेम चीज़ है भाई। इसमें देख पाएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर ही मास नंबर भी बन रहा है, जिसको न्यूक्लियन कहिए या फिर मास नंबर भी कह सकते हैं, सेम चीज़ है दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस अम्ल के कारण जो है थकाव होता है दोस्तों। थकाव किस अम्ल के कारण होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा लैक्टिक एसिड के कारण होता है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि चोट लगने के बाद जो है किससे जो है थक्का जमता है दोस्तों। थक्का किससे जमता है दोस्तों, इसका सही जवाब है विटामिन, देखिए इसका सही जवाब होगा
आप देख पाएगा कि हमारे ब्लड में क्या होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट। तो प्लेटलेट के कारण ही जो है थक्का जमता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर तीनों में से अगर प्लेटलेट होगा तो प्लेटलेट सही जवाब होगा। देखिए प्लेटलेट इसके अलावा रहेगा विटामिन K++ रहेगा या हिस्टामिन रहेगा, तो इसके कारण भी ये भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाया कि बिहार का स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना था। बिहार का स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना था, इसका सही जवाब होगा विंध्यवासिनी देवी। विंध्यवासिनी देवी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, जिसे बिहार का कोकिला के नाम से जाना जाता है। विंध्यवासिनी देवी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाया कि RBI का स्थापना कब हुआ था। RBI का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुआ था दोस्तों। और बात क्या है RBI की राष्ट्रीयकरण की बात किया है तो RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, ठीक है। एक बात इसमें और किया जाए दोस्तों, तो RBI की स्थापना जो है 1934 के अधिनियम से, और यह जो है नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पर इसकी स्थापना किया गया था। नरसिम्हन कमेटी का नाम भी कभी कभी पूछ देता है, तो नरसिम्हन कमेटी यह बैंक से संबंधित है दोस्तों, और यह RBI की स्थापना के लिए सुझाव दिए थे दोस्तों। और 1934 के अधिनियम से 1935 में RBI का स्थापना किया गया था और राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। लेकिन दोनों जगह देख पाएगा कि 1 अप्रैल और 1 जनवरी दोनों। चलिए आगे देख पाएगा कि 1 मिनट आगे देख पाएगा कि बिहार का साक्षरता दर कितना है दोस्तों। बिहार का साक्षरता दर कितना है दोस्तों, आप देख पाएगा कि बिहार का साक्षरता जो है 61.8% है दोस्तों। 61.8% जो है बिहार की साक्षरता है, जो कि सबसे कम है। और बिहार के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश आते हैं, और अरुणाचल प्रदेश के बाद राजस्थान, ठीक है ना। ये सबसे तीनों जो है अंतिम रूप से है, ठीक है। सबसे नीचे है बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। ये सबसे कम शिक्षित राज्य है दोस्तों। चलिए आगे देख पाएगा कि शुष्क बर्फ़, जिसको इंग्लिश में ड्राई आइस कहा जाता है दोस्तों, तो किससे कहा जाता है, ये CO2 को कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देख पाएगा कि कृत्रिम वर्षा जो होती है किससे होता है दोस्तों। कृत्रिम वर्षा जो होता है AgI से होता है, जिसको सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना। सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होता है, नेचुरल रेन। देखिए वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है। क्योंकि वॉशिंग मशीन के बीच में रूलिंग वाला जो लगा होता है, ये बाहर की तरफ क्या करता है, फोर्स लगा रहता है। बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं। इसमें दूध से मक्खन का निकालना भी आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर दोस्तों, जिसको हिंदी में अपकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि लार में कौन सा पाचक एंजाइम होता है दोस्तों। लार में कौन सा पाचक एंजाइम होता है, तो टाइलिन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख पाया कि बास्तिल किससे संबंधित है दोस्तों, या फिर ऐसा, बास्तिल तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, लेकिन बास्तिल का किला जो है किसका प्रतीक अगर है पूछा जाएगा, किसका प्रतीक है अगर पूछा जाएगा दोस्तों, तो यह जो है निरंकुशता का प्रतीक है दोस्तों। क्योंकि इसी में जो है जो भी राजा के खिलाफ बोलते थे तो इसको इसमें बंद किया था दोस्तों, तो इसलिए यह बास्तिल का किला जो है निरंकुशता का प्रतीक था दोस्तों, जो कि फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन केंद्र जो है अभी पटना में खोला गया है दोस्तों, ठीक है। और डॉल्फिन दिवस जो है हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। जैसे बात किया है कि 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया था, वैसे ही यहाँ पर 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया था दोस्तों। चलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में बात क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है दोस्तों। तो यह जो है
दिशा पर निर्भर करता है दोस्तों, तो ये जो है सर्कुलर मोशन में यानी गोल चक्कर लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन अर्ध चक्कर लगाएंगे, आधा चक्कर लगाएंगे तो ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये नियरेस्ट दूरी अगर बात किया है दोस्तों तो बीच में डायमीटर है, तो डायमीटर जो होगा ये सबसे बड़ा यानी लॉन्गेस्ट कोड होता है दोस्तों। ये सर्किल का जो है कोड, सर्किल में कोड होते हैं दोस्तों जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु मिलाते हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट कोड जिसको डायमीटर कहते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट कोड यानी सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब हाफ चलेंगे यानी सर्कल का आधा चलेंगे, अर्ध वृत्ताकार पथ पर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, जीवाणु को पौधे क्यों नहीं मानते, जीवाणु को पौधे क्यों नहीं मानते हैं। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है दोस्तों, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग्स में जो होते हैं एक संशोधक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, यानी आपके शरीर में अगर जीवाणु को अगर रख दिया जाए तो यह जो है एक लिविंग की तरह काम करेंगे दोस्तों। लिविंग यानी जीवित, यानी म्यूटेशन इसके अंदर होने लगा, ठीक है, प्रजनन की क्रिया भी होने लगेगी, आपके शरीर के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको जो है पौधे क्यों नहीं मानते हैं, तो सेल वाल इसमें अब्सेंस होता है, यानी सेल वाल जो है प्रेजेंट नहीं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या, बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या, ये दरभंगा वाले ज़िले में पूछा गया है दोस्तों। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो 243 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और लोकसभा की सीट अगर पूछेगा दोस्तों बिहार में तो 40 है। राज्यसभा की सीटें पूछेगा दोस्तों तो ये 16 होगा, ठीक है। हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों इस तरीके के वीडियो पाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि कर्मनाशा नदी जो है गंगा में कहाँ आकर मिलती है दोस्तों। कर्मनाशा नदी जो है गंगा में कहाँ आकर मिलती है दोस्तों। बक्सर के चौसा में जो है कर्मनाशा नदी आकर के मिलती है दोस्तों, बक्सर के चौसा में। हमारा अगर बिहार का मैप अगर देख पाइएगा दोस्तों तो इधर सबसे पूर्वी राज्य में बक्सर आते हैं, और इसी बक्सर के चौसा में आकर के ये कर्मनाशा नदी जो है गंगा से मिलती है दोस्तों। बिहार पुलिस का जो है स्थापना कब हुआ था दोस्तों। बिहार पुलिस की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1935 में बिहार पुलिस की स्थापना हुआ था दोस्तों। 1935 में बिहार पुलिस की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देख पाया कि बिहार जो है मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 3 जनवरी 2000 को बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। 3 जनवरी 2000 को बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था, 3 जनवरी 2000 को किया गया था दोस्तों। चलिए ह्यूमन राइट एक्ट जो है इसके तहत, ह्यूमन राइट एक्ट कब आया था, 1993। ह्यूमन राइट एक्ट HRA यानी ह्यूमन राइट एक्ट के तहत जो है 1993 ह्यूमन राइट एक्ट के तहत जो है बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 में किया गया था। 3 जनवरी 2000 में किया गया था। एक्ट पूछा जाए दोस्तों तो ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत 2000 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद अगर बात किया है दोस्तों तो पायरोबिक है, पायरोबिक एसिड जिसको बोला था दोस्तों। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है और 2 अणु ATP ऊर्जा निकलते हैं दोस्तों। 2 अणु ATP ऊर्जा कितना है, तो 2 एटम ATP ऊर्जा निकल रहे हैं। पायरोबिक एसिड है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अणु ATP है, ठीक है। चलिए आलू में कौन सा रोग होता है, आलू में कौन सा रोग होता है दोस्तों, सैथिल रोग जो होता है आलू में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि धनिया का कौन सा भाग खाते हैं, तो धनिया का फल खाते हैं दोस्तों। सैथिल रोग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, सैथिल रोग का दूसरा नाम क्या है, विल्ट इसका नाम है। सैथिल रोग का दूसरा क्या नाम है, तो विल्ट नाम है दोस्तों। सबसे बड़ा जंतु समूह कौन सा है दोस्तों, तो आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा जंतु समूह है दोस्तों। और सबसे बड़ा वर्ग अगर बात किया है दोस्तों तो कीट वर्ग जो है सबसे बड़ा वर्ग है दोस्तों। चलिए प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक कहाँ होता है, प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक जो है वैक्यूम में होता है दोस्तों, क्योंकि प्रकाश को जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो ये जल्दी से जल्दी ट्रैवल करेगा। तो सर्वाधिक वेग जो है प्रकाश का कहाँ होगा, तो वैक्यूम में होगा जहाँ एयर अब्सेंस होगा। वैक्यूम का मतलब होता है एयर जहाँ पर अब्सेंस हो, ठीक है। और इसी की जगह पर अगर पूछ दिया जाए ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होगा, तो ध्वनि को जो है
माध्यम की ज़रूरत होती है। और ध्वनि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल मतलब तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। तरंग दैर्घ्य समझ रहे होंगे दोस्तों, तो तरंग दैर्घ्य है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ध्वनि एक लॉन्गिट्यूडनल, इसको माध्यम की ज़रूरत है, ठीक है। ये आगे पीछे इस तरीके से आप देख पाए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। प्रकाश एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है ना। तो इसमें देख पाया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसको जो है एक माध्यम की ज़रूरत है। अगर ये ट्रैवल करेगा तो माध्यम की ज़रूरत होगी दोस्तों। और इसका जो सर्वाधिक वेग होगा वो इस्पात में होगा, जिसको इंग्लिश में स्टील कहा जाता है, ठीक है, स्टील। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख पाएगा दोस्तों कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। यानी पावर का फॉर्मूला होता है W/T, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में कितना काम किया गया उसी को शक्ति कहते हैं। और कार्य जो है कार्य करने की क्षमता यानी कितना काम आप कर सकते हैं, इसको ऊर्जा कहा गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाए, वर्तिका और वर्तिकाग्र का जो है उत्पाद क्या है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है केसर, सैफरॉन और जाफरान, ठीक है ना। केसर, सैफरॉन और जाफरान जो है वर्तिका और वर्तिकाग्र का जो है उत्पाद है। चलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों। इसका सही जवाब होगा 1972। देखिए 1972 को याद करने का तरीका होता है वन्य जीव, तो ये कह रहा है, खुद में ही कह रहा है कि साथ दो, वन्य जीव को बचाने के लिए क्या साथ दो, संरक्षण करना है तो भाई साथ तो देना पड़ेगा। तो साथ से सात और दो से दो, साथ दो, ठीक है। चलिए अमात्य जो है मौर्यकालीन क्या थी। अमात्य जो है मौर्यकालीन क्या थी, एक जिला न्यायालय थे दोस्तों। अमात्य क्या था, एक जिला न्यायालय था दोस्तों। मौर्यकालीन युग में जो है अमात्य जिला न्यायालय था दोस्तों। देखिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटा सकते हैं दोस्तों। अभी वर्तमान में अगर बात किया है तो 25 जो है भारत में 25 हाई कोर्ट है, ठीक है ना। भारत में 25 हाई कोर्ट है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग को संसद में ला करके राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, कब, महाभियोग को ला करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख पाएगी H2 यानी हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितना। हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु संख्या 1 होती है दोस्तों, ठीक है। तो हाइड्रोजन में देख पाएगा कि मास नंबर अगर निकाला जाए तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर जो है इसका देख पाएगा कि इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, प्रोटॉन की संख्या कितना होता है तो 1 होता है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितना होता है तो 1 होता है। चांदी का घनत्व कितना होता है दोस्तों। चांदी का घनत्व जो होता है 10.8 होता है। चांदी का घनत्व कितना होता है तो 10.8। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, डेंसिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि मौर्यकालीन जो है राजमहल का अवशेष कहाँ से मिला है। मौर्यकालीन राजमहल का अवशेष कहाँ से मिला है। इसका सही जवाब होगा कुम्हरार, पटना से मिला है। मौर्यकालीन राजमहल का अवशेष जो है कहाँ से मिला है तो कुम्हरार, पटना से मिला है। बैटरी में कौन सा एसिड होता है तो बैटरी में बता दें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसको बोला जाता है, फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है, H2SO4 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख पाया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस किसको बोला जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस किसे बोला जाता है तो CO2 सर्वाधिक मात्रा में होता है दोस्तों। उसके बाद इसमें मीथेन भी आते हैं, इसको CH4 बोला जाता है, ठीक है। और CH4 का दूसरा नाम होता है मार्स गैस, ठीक है ना। दलदल वाला गैस इसको बोला जाता है, दलदली मार्स गैस। हमारे भारत के जो है बात किया है 1968 में प्रधानमंत्री यानी PM कौन थे दोस्तों। 1968 में जो है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे दोस्तों। 1968 में प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे दोस्तों। अगला बात किया है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है दोस्तों। आपको बता दें भागीरथी और बिलंगना जहाँ मिल रही है वहाँ पर एक तेहरी बांध है, ठीक है ना। तेहरी बांध है और तेहरी बांध के बाद ये आगे चल करके जब जा रही है तो अलकनंदा से जब ये मिल रही है भागीरथी, ठीक है, तो ये यहाँ पर देव प्रयाग बन रहे हैं दोस्तों। देव प्रयाग के बाद यही गंगा कहलाती है, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही जवाब होगा भागीरथी और अलकनंदा जब मिल रही है तो ये देव प्रयाग का निर्माण करते हैं दोस्तों, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में, इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 में जो है लोकसभा की संरचना के बारे में दिया गया है दोस्तों। जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों। जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। इसको सिल्वर वाला खेती भी बुलाते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉटन को वाइट श्वेत नाम से जाना था, ठीक है। तो श्वेत खेती यानी उजला खेती के नाम से जाना था। वैसे जूट को जो है गोल्डन खेती के नाम से जाना था, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक जो होता है जूट का उत्पादन होता है दोस्तों। आगे देख पाएगा कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। अंतरिक्ष दिवस हम बता दें आपको, जब हमारा अंतरिक्ष केंद्र जो है सतीश धवन श्रीहरिकोटा से जो है हमारा जो चंद्रयान मिशन जो निकला था 3, उसमें जो है सबसे सुदूर बिंदु जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट पर जो है हमारे लैंड किए थे विक्रम लैंडर। तो उस पॉइंट पर तो तिरंगा नाम उसको दिया गया था, लेकिन जिस टाइम वो पहुँचे थे उसी टाइम को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। हल्दी घाटी युद्ध के समय मुगल सेनापति कौन थे दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध के समय मुगल सेनापति कौन थे, इसका सही जवाब होगा मान सिंह। हल्दी घाटी युद्ध के समय मुगल सेनापति कौन थे, तो मान सिंह। अगला बात क्या है कि लालू प्रसाद यादव पहली बार रेल मंत्री कब बने थे। 2004 में जो है लालू प्रसाद यादव जो है रेल मंत्री बने थे। लालू प्रसाद यादव कब रेल मंत्री बने थे, तो 2004 में बने थे रेल मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है। बात क्या है अनुच्छेद 23 जो है बलात् श्रम से संबंधित है। और अनुच्छेद 24 जो है बात किया जाए तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक फैक्ट्री में कार्य नहीं करवा सकते दोस्तों। खतरनाक फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया था। गांधी जी का पुस्तक है दोस्तों हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखा गया था दोस्तों। और यह जो है दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था दोस्तों। हिंद स्वराज पुस्तक 1909 इसका सही जवाब होगा। आगे बात किया कि चिप्स में जो है कौन सा गैस भरा हुआ होता है। चिप्स में कौन सा गैस भरा हुआ था, नाइट्रोजन भरा हुआ था। चिप्स में कौन सा गैस भरा होता है, तो नाइट्रोजन भरा होता है दोस्तों चिप्स में। आगे बात किया कि मोहनजोदड़ो के मोहर पर किसका चित्र नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो के मोहर पर किसका चित्र नहीं मिला है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा गाय का चित्र नहीं मिला। मोहनजोदड़ो के मोहर पर जो है गाय का चित्र नहीं मिला है दोस्तों। आगे बात किया अल्केन का फार्मूला क्या है दोस्तों। अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। CnH2n+2 इसका राइट आंसर होगा। और अल्कीन बोलेगा, ठीक है ना, ALKEN अल्कीन बोलेगा तो CnH2n, ठीक है। और अल्काइन बोलेगा तो CnH2n-2, ठीक है, वहाँ पर हो जाएगा, ठीक। चलिए यूनानियों ने जो है कपास को क्या कहा था। यूनानियों ने जो कपास को किस नाम से संबोधित किया था। बात किया कपास की जो है पहली खेती का श्रेय जो है भारत को जाता है, यानी सबसे पहला जो है मतलब भारत को ही जाता है कि जो कपास की खेती किया दोस्तों। यूनानियों ने इसे जो है सिंधून कहा। सिंधून कहने के पीछे कारण था दोस्तों क्योंकि इसकी जो है पैदावार सिंधु घाटी में हुआ दोस्तों। सिंधून क्यों कहा था दोस्तों, क्योंकि इसका जो है पैदावार कहाँ हुआ था, इसका प्रोडक्शन तो सिंधु घाटी में हुआ था दोस्तों। आगे बात किया है दोस्तों कि धन विधेयक जो है संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है। बात क्या है कि धन विधेयक अगर होगा दोस्तों तो ये संसद के केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। और बात किया जाए दोस्तों कि धन विधेयक की अगर बात किया है कि अगर धन विधेयक का अगर बात किया इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक का प्रावधान 110 में दिया गया है और 109 में जो है प्रक्रिया है और 110 में क्या है परिभाषा, ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा किस में है, तो 110 में है। 109 में क्या है धन विधेयक की प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है। आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, इसका सही जवाब होगा रेटिना। इसका सही जवाब क्या होगा, रेटिना इसका सही जवाब होगा, जिसको दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। आगे देख पाएगा कि कांग्रेस का अधिवेशन
1931 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? तो 1931 का जो है बात किया 29 मार्च 1931 में जो है कराची में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। 29 मार्च 1931 में जो है कराची में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों। जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये दरभंगा वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। पेट में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl जो होता है पेट में होता है दोस्तों। चलिए, सर्वाधिक पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है दोस्तों? बात क्या है, अगर जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा उसका जो है आयोनाइजेशन कम होगा, ठीक है ना। तो बात क्या है कि गामा का जो है, आप देखो अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर जो है सबसे ज़्यादा होगा किसका? गामा का। उसके बाद किसका होगा? बीटा का। उसके बाद अल्फ़ा का, ठीक है। लेकिन सेम इसका अपोजिट जो आयोनाइजेशन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें बात क्या है कि सबसे कम किसका होगा? तो अल्फ़ा का होगा, ठीक ना। अब आगे बात करते हैं कि अनुवांशिकी की इकाई क्या है। अनुवांशिकी की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा जीन, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। सबसे छोटा फूल कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा फूल तो हम लोग जानते हैं रेफ्लेसिया है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा अगर पूछा जाए दोस्तों तो वोल्फिया है, ठीक है, जो कि सेम रेफ्लेसिया से मिलता है, जिसका नाम है वोल्फिया। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों, इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद में जो 1857 में विद्रोह बात किया है, तो इसका सही जवाब होगा लियाकत अली जो है। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था दोस्तों। और भी चीज़ें बाद में जानेंगे दोस्तों। इसमें नेता और इसके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? बात किया है कि झांसी में किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई इसका आंसर होगा। झांसी में जो है नेता कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई। और बिहार से कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे दोस्तों। और कानपुर से नाना साहब थे। कानपुर से कौन थे? नाना साहब। बिहार से वीर कुंवर सिंह। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन देख पाए कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्रा की जो है सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? तो इसमें देख पाएगा कि टोंस जो है, इसमें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। बाकी तीस्ता है, सियांग है और मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों। और टोंस जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। चलिए, टोंस के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सभी के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले इसमें देख पाइएगा कि टोंस जो है, टोंस नदी एक प्रमुख जो है बारहमासी हिमालय नदी है, यानी हिमालय से निकलने वाली नदी है, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल संभाग से हो करके बहती है और हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करके जाती है, ठीक है ना। इसमें बात किया है कि यह जो है यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोंस नदी है। इसकी लंबाई जो है 148 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 148 किलोमीटर है दोस्तों। और आगे बात किया है कि उद्गम कहाँ है? तो बंदरपुछ पहाड़ी से है उद्गम। उत्तराखंड के देहरादून के शहर के पास कलसी के नीचे बहती है, ठीक है ना। कलसी के नीचे बहती है दोस्तों। उत्तराखंड टोंस नदी उत्तराखंड में जो है देहरादून शहर के पास जो है कलसी के बीच कलसी के नीचे बहती है। इसमें देख पाएगा और भी ब्रह्मपुत्रा जो है देख पाएगा कि दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी और 15वीं सबसे लंबी, यानी सबसे बड़ी नदी में अगर बात किया तो 9वीं नंबर पर है और सबसे लंबी नदी अगर बात किया तो 15वीं नंबर पर आते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को सियांग या फिर दिहांग के नाम से जाना जाता है। सियांग का या फिर दिहांग नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। चलिए आगे देख पाए कि नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में गेलिंग के पास प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो गेलिंग के पास जो है प्रवेश करती है, और जहाँ इसे सियांग या फिर दिहांग कहते हैं। सियांग या दिहांग जो है ब्रह्मपुत्रा को कहाँ कहा जाता है? तो गेलिंग के पास कहा था। गेलिंग जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास से जहाँ पर एंट्री कर रही है दोस्तों, वहाँ बड़ा गॉर्ज का निर्माण कर, जिसको वहाँ पर गेलिंग कहते हैं। गेलिंग के पास प्रवेश कर रही है और उसे यहाँ पर सियांग या फिर दिहांग कहते हैं दोस्तों, ठीक है।
आगे देख पाइएगा कि दिहांग और लोहित नदी के संगम से जो है सियांग नदी की कुल लंबाई 294 किलोमीटर है। दिबांग और लोहित नदी के संगम यानी दोनों के लोहित और दिबांग के मिलने से सियांग नदी की कुल लंबाई हो जाती है कितना 294.5 किलोमीटर हो जाती है दोस्तों। सियांग नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की दो अन्य प्रमुख नदियों दिबांग और लोहित से कोबा नामक स्थान पर मिलती है। यानी अन्य जो सहायक नदियां हैं दिबांग और लोहित, इससे जो है सियांग नदी कहाँ पर मिलती है ब्रह्मपुत्रा से, तो कोबा में मिलती है। ठीक है, इस बिंदु से नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने तक ब्रह्मपुत्रा के रूप में जाना जाता है। यानी किस बिंदु से, तो जहाँ पर जो है सियांग के पास, सियांग से जो है ये नदियाँ मिल रही। कौन सा नदियाँ, तो नदी है दिबांग और लोहित काबा स्थान पर मिल रहे। काबा के बाद वहाँ से निकलने का सभी जगह पर कहाँ तक, जब तक बांग्लादेश में प्रवेश करने तक इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ मैप इसमें देख पाइएगा। इसमें देखिए तीस्ता है, संकोच है, मानस है, बड़ा नदी है, यहाँ पर देख पाइएगा कि कोपी है, कोलोंग है, ये ब्रह्मपुत्रा यहाँ पर देख पा रहे हैं, सुबनश्री है, धनश्री है, फिर है दिखाऊ है, फिर इसमें देख पाइएगा कि दिबांग, यहाँ पर देखिए दिबांग है और सियांग है, दिबांग और सियांग यहाँ पर देख पाएगा कि, और लोहित, ये दोनों जब दिबांग और यहाँ पर लोहित जब मिल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सियांग बन रहे हैं। ठीक है ना, सियांग बन रहे हैं। ठीक है, तो ये मैप है, इसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देख पाएगा कि अगला है कि खस घास का मैदान जो है बिहार के किस जिले में, तो मधुबनी में जो है, मधुबनी सिवान वैशाली में कौन सा है खस घास का मैदान कहाँ है, तो मधुबनी सिवान वैशाली में है दोस्तों। चलिए कंचनजंगा जो है पहाड़ है दोस्तों। कंचनजंगा जो है ग्रेट हिमालय का ही ये पार्ट है दोस्तों, जो कि जिस पर्वत श्रेणी में धौलाधर है, फिर मैकाले की पहाड़ी है दोस्तों, और उसी में आती है हमारे विश्व का सबसे बड़ा हिमालय आते हैं, जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट जिसको नेपाल में सागर माथा बोला जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है दोस्तों। तो कंचनजंगा भी उसी का पार्ट है, लेकिन ये पूर्वी भाग है दोस्तों। ठीक है, जो कि सिक्किम में अवस्थित है दोस्तों। चलिए आगे देख पाएगा कि अनुच्छेद 343 का संबंध जो है हिंदी भाषा से है। ठीक है, हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि वगैरह आती है, सभी 343 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। सुदर्शन झील जो है बात किया है, तो ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। सुदर्शन झील जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है। यह भी जो है मौर्यकालीन जो है अशोक ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, सुदर्शन झील। आगे बात किया है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया था। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। और डॉल्फिन दिवस बोलेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस तो 5 अक्टूबर को मनाया था दोस्तों। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया अभी, तो पटना में खोला गया, जो कि बिहार राज्य में अवस्थित है दोस्तों। चलिए संविधान दिवस कब मनाया था। संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया था, 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगला बात क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको बता दें, प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदन के नेता होता है दोस्तों। तो सदन के नेता को जो है सभी सदस्यों के द्वारा नियुक्त करके राष्ट्रपति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर किया जाता है, उसके बाद इनको नियुक्ति किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड के संबंध किससे है दोस्तों, तो दूध से है दोस्तों। ठीक है ना। होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों। होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1916 में हुआ। तो होम रूल से आप समझ पा रहे हो कि गांधी जी जब 1915 में पहुँचे तो उसके बाद अपने घर पहुँच गए, तो इसका मतलब है होम रूल। होम रूल 1916 में उसी के 1 साल बाद स्टार्ट हुआ। देखिए भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को बुलाता है। ठीक है ना, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बुलाता है। यह भी जो है साम्राज्य जीतने के लिए प्रसिद्ध थे। यह कोई भी साम्राज्य को जीत लेते थे दोस्तों। जैसे नेपोलियन ने वहाँ पर अपने देख पाए होंगे कि नेपोलियन का जो है वहाँ
कितना ये चला था, सभी साम्राज्य को जीत पा रहे थे दोस्तों। फ्रांस की क्रांति से संबंधित है दोस्तों। फ्रांस की क्रांति जो है कब हुआ था दोस्तों? तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुआ था, 1789 में हुआ था दोस्तों। ओम बिरला का संबंध किससे है दोस्तों? तो ओम बिरला जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना बात किया है तो 1885 में हुआ था दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था दोस्तों। और इस समय जो है लॉर्ड डफरिन जो है, लॉर्ड डफरिन क्या थे? गवर्नर वायसराय थे, ठीक है ना। भारत का वायसराय कौन थे? तो अंग्रेज लॉर्ड डफरिन, जो कि 84 से 88 तक थे, ठीक है ना। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ी है दोस्तों। गारो खासी जयंतिया जो कि हिमालय पहाड़ी है। और ये गारो खासी जयंतिया जो है ये एक क्या है? जनजाति भी है। कहाँ के? तो मेघालय के। आगे बात करते हैं कि वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो ये इसका लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। यह वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों। और राष्ट्रीय गान अगर बात किया है तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। और यह जो है राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है दोस्तों? बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है दोस्तों? तो कांवड़ झील है दोस्तों। कांवड़ झील इसका सही जवाब है। बिहार में जो है विष्णुपद मंदिर, बिहार में जो है विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा गया में है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया था कि कुछ पैसा जो है अलर्ट किया गया सरकार के द्वारा मंदिर बनवाने के लिए, देवी मंदिर बनाने के लिए दोस्तों, ठीक है ना। तो वो सीता माता मंदिर के निर्माण के लिए पैसा अलर्ट किया गया बिहार सरकार के द्वारा दोस्तों। तो यह क्वेश्चन दरभंगा में पूछा गया, दरभंगा वाले शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों कि किस मंदिर का निर्माण के लिए पैसा अलर्ट किया गया है। कुछ पैसा दिया हुआ था 84 या कुछ इस तरीके से दिया गया था। तो सीता माता मंदिर इसका आंसर होगा, ठीक है ना। देवी मंदिर बोला था, इससे तो सीता माता मंदिर समझ में आता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए कोसी नदी जो है बिहार में बाढ़ का कारण है, ठीक है ना, इसलिए इसको शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाएगा दोस्तों, तो दामोदर रिवर को बोला जाएगा। कोसी नदी जो है देख पाएंगे कि यह नेपाल हिमालय से आ रहे हैं दोस्तों, ऊपर की तरफ से आ रहे हैं, उत्तर की तरफ से, ठीक है ना। और ये कोसी नदी जो है बार बार मार्ग बदल रहे हैं, ठीक है। मार्ग बदलने के कारण इसे जो है बाढ़ का कारण माना गया है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा गया, ठीक है। कोसी परियोजना जो है आया था दोस्तों, कोसी परियोजना जो है 1954 में आया था दोस्तों। यहाँ पर बांध बांधा गया था, परियोजना जितने उसमें बांध बांधे जाते हैं जिससे बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है ना। बिहार को किला के नाम से किसे जाना था दोस्तों? बिहार को किला के नाम से विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है। बिहार को किला के नाम से विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है दोस्तों। देख पाएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो ये सासाराम में है दोस्तों। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो सासाराम में। एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया था कि किस जिले से जो है थी ये नदी नहीं बहती है, तो उसमें सासाराम ऑप्शन था। तो सासाराम से जो है नदी नहीं बहती है, ठीक है। विटामिन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो विटामिन की खोज जो है फंक ने किया था दोस्तों। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था 1911 में, ठीक है। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था 1911 में, ठीक है। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है दोस्तों? रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो टेनिस से संबंधित है। रोहन बोपन्ना का संबंध टेनिस से है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया दोस्तों? पराक्रम दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर मनाया था दोस्तों। तो यह जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया था दोस्तों दरभंगा वाले शिफ्ट में, दरभंगा वाले ज़िले में पूछा गया था दोस्तों कि राजा राम मोहन राय का जो है, राजा राम मोहन राय का कैमा जयंती, दयानंद सरस्वती का जो है कैमा जयंती मनाया जा रहा है। दयानंद सरस्वती का जो है कैमा जयंती मनाया जाता है। तो इसका इस बार जो है 200वां जयंती ये मनाया गया, ठीक है ना। देखिए खसखस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है दोस्तों? खसखस घास का मैदान जो है राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। देख पाया कि विष्णुपद मंदिर जो है कहाँ पर है दोस्तों? विष्णुपद मंदिर तो गया में है दोस्तों। DRDO की स्थापना जो है 1958 में हुआ था दोस्तों। DRDO की स्थापना कहाँ हुआ था? 1958 में हुआ था दोस्तों। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो
543 है, और 2 वो क्या है एंग्लो इंडियन, जिसको अब ख़त्म कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बिहार में विधानसभा का कौन सा सत्र चल रहा है दोस्तों। तो अभी तो मानसून सत्र चल रहा है दोस्तों, अभी तो मानसून सत्र चल रहा है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसे देखा जाएगा कि कौन सा सत्र। जैसे लोकसभा का जो 18वां चल रहा है, लोकसभा का 18वां सत्र चल रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख पाया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये माल न्यूट्रिशन यानी एडल्ट्रेंट यानी मिलावटी जो ग्राहक को धोखाधड़ी के लिए, धोखाधड़ी से बचाव के लिए अधिनियम आया दोस्तों, तो 1986 में आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाए कि गाल बजाना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो यानी डीग हाँकना। लोथल कहाँ स्थित है, देखिए लोथल एक बंदरगाह है जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। लोथल से ही जो है दोस्तों बात किया है कि लोथल से ही हवन कुंड का जो है साक्ष्य मिला है दोस्तों, और लोथल से ही जो स्केल वगैरह का प्रमाण जो है लोथल से ही मिला हुआ है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद कौन सा अनुच्छेद में है दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में, अंतर्राज्यीय परिषद का व्याख्या जो है 263 अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों। कौन सा जिला से नदी के किनारे नहीं बसा है, कौन सा जिला जो नदी के किनारे नहीं बसा है दोस्तों। ऑप्शन है भागलपुर, पटना, छपरा, तो सासाराम इसका सही जवाब है। सासाराम जो है नदी के किनारे नहीं बसा हुआ। ठीक है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों। जीवन का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है दोस्तों। जीवन जीने का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में है, ठीक है ना। अनुच्छेद मेनका गांधी बनाम भारत राज्य विवाद जो 1978 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि जीवन जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पाया कि लिच्छवी जो है लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में अवस्थित है दोस्तों। तो लिच्छवी स्तूप जो है बात क्या है, लिच्छवी जो है ये मौर्य कालीन से संबंधित है। लिच्छवी राजकुमारी यह जो है वैशाली राज्य से संबंधित है दोस्तों। ठीक ना, भारत में जो है तोप का इस्तेमाल किसने किया दोस्तों। भारत में तोप का इस्तेमाल जो है मुगल ने किया था दोस्तों, ये बाबर ने किया था। ठीक है ना, बाबर ने किया था दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों। हिमालय जो है नवीनतम जो है वलित पर्वत है, मोरदार पर्वत भी इसको बोलते हैं दोस्तों। यंग पर्वत, यंग माउंटेन के नाम से इसको जाना था, तो वलित पर्वत है। ठीक है ना, फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, यंग फोल्डेड माउंटेन। ठीक, लोकसभा में जो है कुल सीटों का कितना प्रतिशत जो है मंत्री हो सकते हैं, यानी टोटल जितना सीट होते हैं उसके 15% तक ही जो है कुल सीटों का जो है लोकसभा के सीटों का मंत्री हो सकते हैं दोस्तों। चलिए, नागरिकता के बारे में संशोधन कौन कर सकता है। तो नागरिकता से संबंधित जो भी संशोधन होगा वो संसद के द्वारा ही किया जाएगा दोस्तों। बिना उड़ने वाला पक्षी का पूछा गया था कि बिना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है दोस्तों। तो ये इसका कीवी सही जवाब होगा। ठीक है, बिना उड़ने वाला पक्षी में कौन आता है, तो कीवी आते हैं दोस्तों। ठीक ना, अगला देख पाएगा कि ये दरभंगा वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि धवन सोडा का सूत्र क्या है। धवन सोडा का सूत्र है Na2CO3। Na2CO3 का है धवन सोडा का सूत्र है दोस्तों। एशिया महादेश में जो है देशों की संख्या कितनी है, तो 48। एशिया महादेश में देशों की संख्या कितनी है, तो 48 है एशिया महादेश में देशों की संख्या। सबसे ज़्यादा देशों की संख्या अफ्रीका महादेश में। ठीक है ना, अफ्रीका महादेश में सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है दोस्तों। आगे बात किया कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया था दोस्तों, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, जिसके तहत जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया दोस्तों। और 2002 में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है इसके तहत जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार जो है जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक ना, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों। तो इसका सही जवाब उड़ीसा। भीतरकनिका जो है उड़ीसा राज्य में अवस्थित है दोस्तों। भीतरकनिका जो है उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ठीक है ना, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। राष्ट्रीयकरण बात कहते हैं 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। और यह जो है किस
इसका जो है 1934 के अधिनियम पर इसका स्थापना हुआ 1935 में, और नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पर हुआ दोस्तों, ठीक है। बिहार का जो है लिंगानुपात जो है 2011 का जनगणना के अनुसार 9 दूना 18 यानी 918 थे दोस्तों, प्रति 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा संघ जो है आर्थ्रोपोडा है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा वर्ग पूछा जाता है जंतु ये कीट वर्ग है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में इंसेक्ट कहते हैं, ठीक ना। बिहार को किला के नाम से विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है। बिहार को किला के नाम से किसे जाना जाता है? विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है दोस्तों। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, वंदे मातरम, ठीक है। अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया, जिसको शॉर्ट में बजट बोलते हैं, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट का ही मतलब होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 112 में। पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये दरभंगा वाली शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों, तो ये HCl पाया जाता है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? अम्ल पूछा है, एसिड तो HCl, ठीक है ना। कुछ लोग गैस्ट्रिक जूस के बारे में लग जाएंगे, तो वो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है ना, ये एसिड यहाँ पूछना है, ठीक ना। तेहरी बांध कहाँ पर है? तो तेहरी बांध आपको बता दें भागीरथी और भिलंगना के संगम पर तेहरी बांध बना हुआ, ठीक है ना। चलिए, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। देखिए बताते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है दोस्तों। तो देखिए ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालना है दोस्तों, तो H2C2O4, ठीक है ना। तो हमको पता है कि इसका जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं दोस्तों? तो 6 होते हैं, ठीक है। तो बच गया था 2, तो 2 को पूरा करना है इसको, तो इससे -2 हो जाता है, ठीक है। और H2 इसको सीखने की कोशिश करिए दोस्तों। H2 यानी इसको हाइड्रोजन बुलाता था। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 1 हो जाएगा, लेकिन अणु कितने हैं? तो 2। तो इसमें देख पाएगा कि अणु कितने हैं? तो 2, तो 2 से गुना कर दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पर देख पाएगा कि यहाँ जिसका निकालना होगा, जैसे कार्बन का निकालना है, तो कार्बन के जगह पर X रख देंगे, ठीक है। कितना अणु है? तो 2 अणु है, तो 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। वैसे ही देख पाएगा कि ऑक्सीजन का कितना है, तो प्लस करके -2 गुने 4, -2 4 अणु है ऑक्सीजन का यहाँ पर, तो 4 से गुना कर दीजिए। तो इसमें देख पाएगा कि यहाँ पर +2 + 2x और माइनस यहाँ पर 4 दूना 8, तो -8 बराबर 0। अब इसको सोल्व करिएगा जैसे ही दोस्तों, तो इधर देखिए सोल्व करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर -8 और यहाँ +2, तो घट जाएगा, तो -6 + 2x बराबर 0 हो जाएगा, और 2x बराबर इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए x का वैल्यू हो जाएगा 2x बराबर +6 है ना, तो x का वैल्यू हो जाएगा +3, ठीक है। +3 x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही +3 यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। तो कार्बनिक ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है। नाग किसके पास है? तो कृष्ण के पास है भाई। चलिए, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो संजीव इसका लेखक है दोस्तों। मुझे पहचानो, आइडेंटिफाई मी नोवेल के लेखक कौन है? तो संजय। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? दरभंगा में दोस्तों। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो दरभंगा में दोस्तों। संविधान पर कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? संविधान पर उसमें देख पाएगा संविधान सभा 299 को सदस्य, तो दोस्तों 284 लोगों ने साइन किया था दोस्तों, ठीक ना। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों, और शपथ लेते हैं तो वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं, ठीक ना। बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है दोस्तों, और इन्हीं समय इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया था दोस्तों महिलाओं के द्वारा। 1928 में हुआ था ये बारदोली सत्याग्रह, ठीक है ना। पर्यावरण दिवस बात किया है तो 5 जून को मनाया जाता है, और डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में खुला है दोस्तों। अयोध्या किस नदी पर है? तो अयोध्या जो सरयू नदी है, घाघरा की जो है सहायक नदी सरयू नदी पर अयोध्या नदी है, ठीक है ना।
जिसका निर्माण 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ दोस्तों। मंदार पर्वत स्थित है। मंदार पर्वत कहाँ है? बांका में, बांका बिहार में स्थित है। मंदार पर्वत कहाँ है? तो बांका बिहार में अवस्थित है दोस्तों। चलिए, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में 1919 में हुआ था। बॉम्बे 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था दोस्तों 1919 में। इसमें नागपुर भी ऑप्शन में दिया हुआ था, दरभंगा का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। चलिए, HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है HDI का फुल फॉर्म दोस्तों। आगे देख पाए कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ठीक है। भारत का जनसंख्या दरभंगा में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक ना दोस्तों। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये भी दरभंगा में पूछा गया दोस्तों। तो कांवड़ झील इसका सही जवाब होगा, ठीक ना। जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। इसको निकालने का भी तरीका है दोस्तों। जी बराबर, छोटा जी बराबर जी कैपिटल जी m1 m2 मास m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक ना। इसको निकालेंगे। जी का वैल्यू यहाँ पर स्टेबल कर देंगे, रहने देंगे। बाकी r को r स्क्वायर यहाँ रहने देंगे, m1 m2 को गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इससे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक ना। आगे देख पाएगा कि कंचनजंगा जो है नेशनल पार्क कहाँ है? तो कंचनजंगा हिमालय पर्वत का एक श्रृंखला है। तो ये तो सिक्किम में है, जानते हैं। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में। तो नेशनल पार्क भी सिक्किम में ही होगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए, आर्टिकल जो है 343 का संबंध जो है देख पाएगा कि राज्य भाषा संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी दोस्तों। यानी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा से संबंधित 343 अनुच्छेद, ठीक ना। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ? तो 1789 में हुआ दोस्तों। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापा जाता है दोस्तों? जब ऊंचाई जो नापा जाता है अल्टीमीटर से नापा जाता है, अल्टीमीटर से नापा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था दोस्तों। आगे देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इन्होंने पूरे लगभग पार्ट भारत के जीते थे, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया दोस्तों। नेपोलियन का दर्जा दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। भारत में कितना प्रतिशत जो है वन है? मतलब भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो 33% वन भारत में दोस्तों। चलिए, अगला देख पाएगा कि रेड क्रॉस की मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है दोस्तों। रेड क्रॉस की मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो मेढक जो है पानी में भी रह रहा है और ज़मीन पर भी रहता है। तो पानी में भी रहता है, ज़मीन पर, उसको एम्फीबियन कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है, ठीक ना। और सांप जो है रेप्टाइल्स में आता है, ठीक है। देखिए, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? तो 6.6 गुने 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है। प्लांक ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वेश्चन है दोस्तों। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 गुने 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है, ठीक ना। विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब मनाया था? तो आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को मनाया था दोस्तों, ठीक है ना। विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब मनाया था? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, और इसमें जो है एक आते हैं राष्ट्रपति, ठीक ना। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। ये संसद के 3 अंग है, ठीक। क्योंकि कोई भी जो बिल होती है वो पास करने के लिए राज्यसभा की ज़रूरत है, लोकसभा की ज़रूरत है और राष्ट्रपति की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसके 3 अंग होते हैं, ठीक। बजरंग पुनिया, अभी देख पाया कि बजरंग पुनिया ही काफ़ी फेमस आप देख पाया कि खिलाड़ी हैं दोस्तों, हरियाणा के हैं। ये कुश्ती से संबंधित है दोस्तों। अभी विनेश फोगाट ये सब साथ दे रहे हैं इसके, बजरंग पुनिया वगैरह, तो ये कुश्ती से संबंधित है। चलिए, पीएम रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया था? पीएम रोजगार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 में किया गया था दोस्तों। 2 अक्टूबर 1993 पीएम रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 में किया गया था दोस्तों। सुमन योजना का संबंध किससे है दोस्तों? सुमन योजना का संबंध है सुरक्षित मातृत्व से संबंधित है दोस्तों। सुरक्षित मातृत्व से संबंधित है दोस्तों। वायु क्या है दोस्तों? वायु एक एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना। एयर क्या है? एक गैस, मतलब गैस का मिक्सचर है, गैस का मिश्रण है, ठीक ना।
सीज, SEZ, सीज जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसके तहत जो है एक एरिया बनाया जाता है जिसमें इंडस्ट्री वगैरह उस एरिया में विशेषता, मतलब एक तरह से समझिए नियोजित हो गया वो, ठीक है ना, कि एक तरफ फैक्ट्री रहेगा जहाँ सारा प्रदूषण एक तरफ रहेगा और रहने वाले लोग जो है उससे प्रभावित ना हो, इसलिए उस एरिया को अलग करके, इसलिए इसको सीज, एक संस्था इसको बनाया गया, ठीक है ना, सीज को बनाया गया। सीज जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन होता है, ठीक ना। बिहार का शोक जान गए, कोसी नदी को बुलाया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन देख पाए, दरभंगा जिले का क्वेश्चन ये आ गया दोस्तों, ठीक है ना। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ये गुजरात राज्य में अवस्थित है दोस्तों। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ये गुजरात राज्य में अवस्थित है दोस्तों। चलिए, तिलैया बांध जो है किस नदी पर है? तो ये बराक नदी पर। तिलैया बांध जो है किस नदी पर है? तो बराक नदी पर है दोस्तों। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और बेलाडीला एक पहाड़ी है जो कि छत्तीसगढ़ में है, और यह पहाड़ी जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है दोस्तों? तो भारत की स्थलीय सीमा बात किया है तो एक तो उत्तर में उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम बात किया है तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, 2 हो गया। इधर तिब्बत आप बात किया है, तिब्बत है, और यहाँ नेपाल, नेपाल के बाद देख पाइएगा कि भूटान, और भूटान के बाद यहाँ पर म्यांमार, और म्यांमार के बाद यहाँ पर बांग्लादेश। तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, 7, ठीक ना। स्थलीय सीमा है, और जलीय बात किया है तो इधर देखिए श्रीलंका वगैरह आ जाएगा, ठीक ना। होम रूल आंदोलन आप देख पाएगा 1916 में गांधी जी आए, 15 में 1 साल के बाद होम रूल चलने लगा। चलिए, चंद्रमा पर जीवन संभव क्यों नहीं है? देखिए, चंद्रमा पर जो है एयर एंड वाटर नहीं है, हवा और पानी नहीं है, इसके कारण इसमें देख पाया कि हवा और पानी न होने का वायुमंडल अनुपस्थित है दोस्तों, जिसके कारण वहाँ पर जीवन संभव नहीं है दोस्तों। चलिए, सोनार जो है किस विधि पर काम करता है दोस्तों? तो सोनार जो है तरंग छोड़ता है, कौन सा? तो अल्ट्रासोनिक तरंग छोड़ता है दोस्तों, उसके सोनार उसी पर काम करता है। तो सोनार का फुल फॉर्म भी होता है, देख पाइएगा कि शॉर्ट रेंजिंग, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक जो होता है नेविगेशन, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। सोनार देख पाए आप, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक ना। इसमें कौन सा होता है तरंग? तो अल्ट्रासोनिक तरंग होता है, ठीक ना। देखिए, मोहनजोदड़ो में किस पशु का जिक्र नहीं है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो में सिंह का चित्र नहीं है, लेकिन हमारे ऑप्शन में दिया होता है, ये दरभंगा शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बैल का चित्र नहीं था दोस्तों, बैल का चित्र नहीं था, जो कि गाय है, बैल है, इससे संबंधित है, ठीक है। बाकी हाथी थे दोस्तों, ठीक है, हाथी कभी मत मार के आइएगा, ये गलत हो जाएगा, हाथी का चित्र है। चलिए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ऑप्शन दिया हुआ था कागज़ का जलना, तो ये रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि एक बार जब कागज़ जल जाएगा तो फिर से वो कागज़ नहीं निर्मित हो पाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी जो है रोम को बुलाता है। परमानेंट इसलिए बुलाता है दोस्तों क्योंकि जब एक बार इसमें डाटा अगर सेव कर दिए दोस्तों तो बिना डिलीट किए डिलीट नहीं हो सकता है, तो इसलिए अस्थाई इसको बोला गया। और अस्थाई के रूप में अगर टेम्पोररी बात किया है दोस्तों तो रैम होता है, ठीक है। तो रैम में जैसे ही आप स्विच ऑफ करते होंगे तो सारा डाटा क्लीन हो जाता है, तो इसलिए इसको टेम्पोररी बोला जाता है, ठीक ना। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है दोस्तों। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 5 है दोस्तों, 25। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्तों, तो दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया गया था दोस्तों। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था दोस्तों? साहू को किसने मुक्त किया था दोस्तों? मुअज्जम ने इसको मुक्त कर दिया था। साहू को किसने मुक्त किया था दोस्तों? तो मुअज्जम ने मुक्त कर दिया था। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? मौलिक अधिकारों की संख्या फंडामेंटल राइट है दोस्तों, ड्यूटी मत समझने लगिएगा इसको। फंडामेंटल राइट है जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है। पहले जो है फंडामेंटल राइट की संख्या 7 थी, अब 6 हो गया, क्योंकि वो 300 के क में रखा गया। संपत्ति का अधिकार को यहाँ से हटा करके 300 के क में रखा गया है, ठीक है ना। और उसको जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार को जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है दोस्तों।
बिहार में हाल में जो है बुद्ध की मूर्ति मिली है दोस्तों। बुद्ध की मूर्ति कहाँ मिली है दोस्तों? बिहार में। तो जमुई, बिहार के जमुई जिले में मिले। जमुई में कहाँ है? नागी और नकटी कहाँ है? तो जमुई में है, झाझा में जमुई में कौन है? नागी और नकटी, जो कि रामसर साइट है, वहीं पर बुद्ध की मूर्ति मिली है दोस्तों, जमुई में। कोशिका का केंद्रक का पता किसने लगाया था? केंद्रक जैसे बोलेगा दोस्तों, ठीक है ना, केंद्रक जैसे बोलेगा, न्यूक्लियस जिसको बुलाया था, ठीक है, इंग्लिश में। तो रॉबर्ट ब्राउन इसका सही जवाब होगा। रॉबर्ट ब्राउन इसका सही जवाब होगा। अगला देख पाएगा कि 1885 से लेकर के 1905 अवधि को जाना जाता है दोस्तों। ये उदारवादी चरण था दोस्तों, ठीक है ना। 1885 से लेकर के 1905 का जो अवधि है, इसको उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चलिए, अहिल्याबाई होलकर जो है द्वारा बिहार के किस जिले में जो है मंदिर का निर्माण कराया गया था दोस्तों? तो इसमें देख पाएगा कि गया में जो है विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? तो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। कौन सा मंदिर? तो विष्णुपद मंदिर गया में अवस्थित है दोस्तों। बिहार में जो है कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है दोस्तों? तो 77%। लगभग 65% से लेकर के बात किया जाएगा, ठीक है ना। 65% से जितना ऊपर हो जाए दोस्तों, उतने कृषि पर आश्रित है बिहार के लोग। आगे बात क्या है कि सुंदरवन जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है दोस्तों, ठीक ना। डॉल्फिन दिवस जो कब मनाया था? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया था दोस्तों। आगे देख पाइएगा दोस्तों कि बिहार जो है मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 2000 में किया गया था दोस्तों। और ह्यूमन राइट एक्ट जो आया था दोस्तों, ह्यूमन राइट एक्ट जो है 1993 के तहत जो है 2000 में बिहार मानवाधिकार आयोग की निर्माण किया गया दोस्तों। चलिए, अल्केन का सूत्र क्या है दोस्तों? अल्केन का सूत्र क्या है? तो CnH2n+2 है, CnH2n+2 है दोस्तों, ठीक है। चिप्स में कौन सा गैस होता है दोस्तों? चिप्स में कौन सा गैस बनाया था? तो नाइट्रोजन होता है, जिससे वो ख़राब ना हो पाए दोस्तों, प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है दोस्तों उसका। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध के समय मुगल सेनापति कौन है दोस्तों? तो मान सिंह है दोस्तों। मुगल सेनापति कौन है? तो मान सिंह है दोस्तों, ठीक है। वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन आप देख पाइएगा दोस्तों, तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है ना, जिससे कपड़ा साफ हो रहा है। तो यह जो है वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। जब मोड़ पर जब गाड़ी को घुमाते हैं तो अंदर की तरफ लगता है, ठीक है, बल, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। कमायनी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आप देखेंगे तुला राशि जानते होंगे दोस्तों। तो यह जो है एक तुला, यहाँ पर 2 तराजू होता है, ठीक है, 2 तराजू। तो ये जो होता है हुक के नियम पर कार्य करता है दोस्तों, हुक के नियम पर कार्य करता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, अंडा का पीला भाग को बोला था यल्क बोला था, ठीक है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है दोस्तों? तो इस्पात में होता है। देखिए, ध्वनि और प्रकाश में जो है संबंध आपको बता देते हैं। ध्वनि और प्रकाश में संबंध क्या होता है? तो ध्वनि का वेग जो होता है हमेशा कम होगा किससे? प्रकाश के वेग से। और प्रकाश एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। प्रकाश एक क्या है? लाइट क्या है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इससे ज़्यादा वेग किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो ध्वनि का वेग जो होता है कम होगा अकॉर्डिंग टू प्रकाश का वेग, ठीक है। तो एक मतलब कंपेरिजन में एक आया था दोस्तों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था जो कि दरभंगा में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमेशा और ध्वनि को जो है ट्रेवल करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होगी दोस्तों। और लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर ले, वैक्यूम में यानी जहाँ पर निर्वात कोई हवा नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक वेग ध्वनि का कहाँ होगा? तो इस्पात में होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि कमायनी के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद जो है
कमायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है दोस्तों। देख पाएगा कि प्रेस एक्ट जो है किसके समय लाया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था दोस्तों? 1878 में लाया गया था दोस्तों। सोडियम के 72 कक्षा में जो है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं दोस्तों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो सोडियम बात क्या है तो दोस्तों 11 नंबर पर आते हैं सोडियम, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 11 होते हैं ना दोस्तों, तो सोडियम 11 होते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 तो 6 या 2 8 हो गया। और यहाँ पर देख पाएगा कि 6 2 8 2 10 हो गया। तो 3s यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3s1। तो ये इसका वैलेंस सबसे अंतिम वाला कक्षा में कितना है? तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि वाशिंग सोडा का जो सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, वाशिंग सोडा का सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि जब एक समान गति से जब कोई कार चल रही है या फिर कोई गाड़ी चल रही है, दरभंगा शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसका जो है ग्राफ दिया गया था दोस्तों, कुछ इस प्रकार से एक दिया गया था, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें दिया गया था दोस्तों। तो वेलोसिटी के साथ जो है जब समय के साथ जो है वेग नहीं चेंज हो रहा है, तो इसमें तो देख पाएगा कि जब 1 हो रहे थे तो इस यहाँ पर मतलब अगर पॉइंट अगर देख पाएगा तो 1 है। फिर यहाँ पर देख पाएगा कि यहाँ पर समय बढ़ रहा है, तो यहाँ पर स्पीड भी यहाँ पर लगातार वेरी कर रहा है। स्पीड इसलिए वेरी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 1 लिख रहा है, कभी 2 लिख रहा है, कभी 3 लिख रहा है। तो यहाँ पर तो स्पीड वेरी कर रहा है समय के साथ, लेकिन वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा। तो वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, ये सीधा चला जाएगा दोस्तों, पैरेलल टू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों, कोई किताब में ये सब क्वेश्चन दिया नहीं गया है दोस्तों। तो चलिए आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा और आप जो है आपका जो है कौन कौन सा क्वेश्चन था इसमें से कमेंट में बताइए दोस्तों। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत करने का मैंने कोशिश किया और समझाने का कोशिश किया दोस्तों मैंने। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा दोस्तों तो थोड़ा शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही तमाम अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।